हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी लॉकडाउन स्पेशल ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपका 10वीं क्लास का जो 10वीं में सामाजिक अध्ययन विषय है उसमें अर्थशास्त्र का दूसरा पाठ। पहला पाठ हम पहले कर चुके हैं, दूसरा पाठ है ये हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। पहला पाठ था विकास की समझ, वो हम पहले कर चुके हैं। तो जो पाठ है और जो बुक है, बुक मेरे पास थी नहीं, तो इसलिए मैंने जो ऑनलाइन बुक है उसी में से पढ़ के और तब आपका ये चैप्टर तैयार किया है। तो जो किताब के अंदर पाठ की जब शुरुआत होती है तो वहाँ पर सबसे पहले 4 तस्वीरें दिखाई गई हैं। उन तस्वीरों के अंदर जो पहली तस्वीर है उसमें एक ईंटें बनाते हुए भट्ठे पर मजदूरों की तस्वीर है, और जो दूसरी तस्वीर है उसमें एक कपड़े की दुकान है जिसके ऊपर एक औरत कपड़े सेल कर रही है, बेच रही है। तीसरी तस्वीर के अंदर एक अखबार वाला अखबार बांट रहा है, और चौथी के अंदर एक खेत का फोटो है जिसमें खेत में से कपास को चुनती हुई औरतें दिखाई गई हैं। तो इस चित्र के अंदर, इन चारों तस्वीरों के अंदर कुछ वस्तुएं दिखाई गई हैं, और उन वस्तुओं के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है कि भाई इनमें से कुछ हमारी वस्तुएं हैं और कुछ सेवाएं हैं। जैसे ईंट भट्ठे के ऊपर जो काम किया गया और जो कपास चुनती हुई जो औरतें थी वो हमारी वस्तुएं थी, और वो जो कपास थी वो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित थी, जबकि दूसरी जैसे दुकान की बात हुई और जो अखबार है वो सेवाओं से संबंधित था। तो हम चलिए अपने पाठ को शुरू करते हैं। पाठ है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। इस पूरी वीडियो को जब आप ध्यान से देखोगे तो मैंने पूरी कोशिश की है कि इस पाठ में से आने वाला हर एक प्रश्न मैं अपने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगी। तो पूरी वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, इस पाठ के सभी प्रश्न इसके अंदर किए गए होंगे। तो सबसे पहला क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ये भारतीय कहो या सभी अर्थव्यवस्था, जितने भी देश हैं, हर अर्थव्यवस्था के अंदर 3 ही क्षेत्र होते हैं। नंबर 1 प्राथमिक क्षेत्र, नंबर 2 द्वितीयक क्षेत्र, और नंबर 3 तृतीयक क्षेत्र। तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था में ये 3 क्षेत्र होते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में भी ये 3 क्षेत्र हैं। तो चलिए इनको अलग अलग से डिटेल से पढ़ते हैं। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंदर जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उन्हें प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, और इस क्षेत्र को हम कृषि सहायक क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में जितने भी काम किए जाते हैं वो ज्यादातर कृषि से संबंधित काम होते हैं। अब इस क्षेत्र को मैंने इस क्षेत्र में जो वस्तुएं उत्पादित होती हैं उन वस्तुओं को मैंने प्राकृतिक वस्तुएं क्यों कहा, इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। कि जैसे खेत के अंदर मैंने कहा कृषि से संबंधित कार्य, खेत के अंदर कोई भी फसल हम उगाते हैं तो वो फसल प्राकृतिक साधनों के, प्राकृतिक चीजों पर निर्भर करती है कि जैसे उस फसल के लिए अनुकूल जलवायु है या नहीं, वर्षा हुई है या नहीं हुई है, तो वो प्राकृतिक चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह से डेयरी उत्पाद है हमारा, कि भाई डेयरी के अंदर भी हम पशुओं को पालते हैं, तो उन पशुओं के चारे के लिए, तो इन सारी चीजों के लिए हमें प्राकृतिक वस्तुओं के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो प्राथमिक क्षेत्र है वो प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है। और इस क्षेत्र का मैंने दूसरा नाम बताया है कृषि सहायक क्षेत्र। और इसके उदाहरण एग्जाम्पल क्या है, जैसे खेती बाड़ी से संबंधित, खेती कृषि जितनी भी की जाती है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। डेयरी उत्पाद ये भी किसके अंदर आएगा, प्राथमिक क्षेत्र में। तो प्राथमिक क्षेत्र हमारा वो क्षेत्र हुआ जिसमें कृषि से संबंधित कार्य किए जाते हैं, और जो अधिकतर प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है, और प्राकृतिक वस्तुओं का इसमें उत्पादन किया जाता है। उदाहरण के लिए कृषि से संबंधित और डेयरी उत्पाद आदि। तो ये हुआ हमारा प्राथमिक क्षेत्र। अब द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं? द्वितीयक क्षेत्र का दूसरा नाम है औद्योगिक क्षेत्र। देखिए, जो प्राथमिक क्षेत्र में जो भी वस्तुएं उत्पादित हुई उन वस्तुओं को विनिर्माण के द्वारा ये उनका रूप परिवर्तित कर देता है, रूप बदल देता है। यानी कि पहले जो वस्तुएं थी, ये वस्तुएं तो प्रकृति के अंदर थी, इनको मनुष्य के द्वारा जो निर्मित साधन हैं, मनुष्य के द्वारा जो निर्मित मशीनें वगैरह हैं, उनका प्रयोग करके इन प्राकृतिक वस्तुओं का रूप बदल दिया जाता है। और ये रूप बदलने का काम फैक्ट्रियों में होगा, कंपनियों में होगा, मशीनों के द्वारा होगा। तो ये किससे संबंधित हुआ, उद्योगों से संबंधित। इसलिए द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। अब इसके उदाहरण देखिए, इससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे गन्ना,
गन्ना क्या था? कृषि से संबंधित प्राथमिक क्षेत्र की वस्तु थी ये। लेकिन गन्ने को जब मिलों में ले जाया जाता है और वहां गन्ने से चीनी बना दी जाती है, तो चीनी क्या हो गया? गन्ने का रूप बदल गया। फैक्ट्री के अंदर गई, मिल के अंदर गई, तो ये क्या हो गया? उद्योग में जाकर इसका रूप बदल गया। तो चीनी क्या है? ये द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है। ऐसे ही कपास की खेती ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, लेकिन कपास को जब फैक्ट्रियों के अंदर, मिलों के अंदर लेके जाया जाता है और कपास से रेशे बनाकर, धागा बनाकर कपड़ा बना दिया जाता है, तो इसका क्या कर दिया? रूप परिवर्तित कर दिया। तो इसलिए क्या कहेंगे हम? द्वितीयक क्षेत्र। तो द्वितीयक क्षेत्र की क्या परिभाषा हुई? कि विनिर्माण के द्वारा जब प्राकृतिक वस्तुओं का रूप बदल दिया जाता है। ठीक है, जैसे हम उदाहरण लिख सकते हैं, उदाहरण के लिए गन्ने से चीनी बनाना, कपास से कपड़ा बनाना, तो उसे क्या कहेंगे हम? द्वितीयक क्षेत्र। ठीक है, इसका दूसरा नाम बताया है मैंने, औद्योगिक क्षेत्र, और प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम था कृषि सहायक क्षेत्र। तो अब करते हैं हम अपना तीसरा क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र होता है जिसे हम तृतीयक क्षेत्र कहेंगे। ये जो तीसरा क्षेत्र है, ये उत्पादन का कार्य नहीं करता। उत्पादन का कार्य ये दो करते थे। ये इन दोनों के क्षेत्रों के विकास में सहायक होता है, सहायता करता है। ठीक है, तो ये जो दो पहले क्षेत्र थे, प्राथमिक क्षेत्र जो कृषि से संबंधित था, द्वितीयक क्षेत्र जो उद्योगों से संबंधित था, इन दोनों की मदद करता है, इन दोनों के विकास में सहायक है। इसीलिए इसे हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो तृतीयक क्षेत्र का भी दूसरा नाम आ गया, वो क्या है? सेवा क्षेत्र। अब ये इन दोनों क्षेत्रों की कैसे मदद करता है? जैसे इसके उदाहरण है परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य। परिवहन, अब देखो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर फसल हुई, फसल को मंडी तक पहुंचाना है, बेच कर आना है, तो उसके लिए हमें सड़कें चाहिए, ट्रक वगैरह साधन चाहिए, साधनों में डलकर जाएगी। ऐसे ही द्वितीयक क्षेत्र का जो निर्मित वस्तुएं हैं, उनको भी परिवहन के माध्यम से, संचार यानी कि टेलीफोन के द्वारा हम पूछते हैं कि भाई कहाँ किसी चीज की जरूरत है, कहाँ नहीं है, कहाँ सामान लेके जाना है। बैंक से हम पैसा लेते हैं उधार उत्पादन करने के लिए। शिक्षा के माध्यम से कि भाई अच्छी शिक्षा हो वहां पर, तो और स्वास्थ्य अगर अच्छा हो, तो ये सब क्या है? हमारी तृतीयक क्षेत्र की चीजें हैं। तो ये क्या करेंगी? ये सारी चीजें, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, बैंकिंग, ये इन दोनों क्षेत्रों के विकास में सहायक है। अच्छी शिक्षा होगी, अच्छा स्वास्थ्य होगा, तो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में उत्पादन भी अच्छा होगा। तो तृतीयक क्षेत्र जो है हमारा, उसे हम सेवा क्षेत्र कहते हैं, और ये क्षेत्र इन बाकी के दोनों क्षेत्रों के विकास में सहायक है। ठीक है, तो हमने तीनों क्षेत्र किए, तीनों के दूसरे दूसरे नाम किए, कृषि सहायक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, तीनों के हमने उदाहरण किए। अब बात आती है कि भाई ये क्षेत्र आपस में अलग अलग परिभाषा तो हमने कर ली, ये परस्पर निर्भर भी है। अब इसकी निर्भरता के लिए मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगी। उदाहरण से आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आप सोच के देखिए, कल्पना कीजिए कि मान लिया खेत में किसान ने कपास उगा दी, लेकिन जो उस कपास को लेने के लिए जो व्यापारी हैं वो उसको लेने से मना कर दें, तो क्या होगा? कपास तो रह गई वहीं के वहीं। ऐसे ही अगर मान लिया जैसे गन्ना है हमारा, गन्ने को मिल के अंदर बेच के आया जाता है, तो अगर मिल के अंदर जहां चीनी बनती है वहां किसान बेचे ही नहीं, तो फिर क्या चीनी बन जाएगी? तो मैं यहाँ पर आपको कहना क्या चाह रही हूँ कि भाई हर एक क्षेत्र का अपना अलग अलग महत्व है, लेकिन ये आपस में निर्भर भी हैं एक दूसरे के ऊपर। प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक क्षेत्र को कच्चा माल मिलता है, उसको फिर वो आगे लेके जाता है, तो ये आपस में क्या है? तीनों क्षेत्र एक दूसरे के ऊपर परस्पर निर्भर है। एक अकेला क्षेत्र कुछ नहीं कर पाएगा, सारे क्षेत्र मिलकर आपस में तब उत्पादन का काम होता है। तो परस्पर क्या है? ये आपस में तीनों क्षेत्र निर्भर है। अब आगे देखते हैं। अब हमने तीनों क्षेत्रों को तो पढ़ लिया क्या होते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं कि भाई एक देश के उत्पाद की, तो हम उसकी कैसे गिनती करें? प्रत्येक क्षेत्र में वस्तुओं व सेवाओं की गणना कैसे, कि भाई प्राथमिक क्षेत्र में कितनी वस्तुओं का उत्पादन हुआ, द्वितीय क्षेत्र में कितनी वस्तुओं का उत्पादन हुआ, और तृतीयक में कितनी वस्तुओं का। तो क्या आप इसकी गणना, इसकी गिनती कर सकते हो? क्या हम गिन सकते हैं कितने टेबल बने इस साल, कितनी कुर्सियां बनी इस साल, कितने कपड़ा बना इस साल? तो बहुत सारी वस्तुएं हैं, वस्तुएं तो अनगिनत हैं, तो क्या हम उनको गिन सकते हैं? तो मेरे को नहीं लगता ये हम इसको गिन सकते हैं, और आपको भी ये बिल्कुल बेतुकी बात लगेगी कि भाई हाँ हम नहीं गिन सकते, एक असंभव सा कार्य है ये। तो फिर काम तो ये होता है, कैसे होता है ये कि भाई वस्तुओं और सेवाओं की गणना कैसे हो?
क्योंकि हमें पता है जब हम ये देखते हैं विभिन्न देशों की जब हम तुलना करते हैं कि भाई अमेरिका ज्यादा विकसित देश है, वहाँ की जीडीपी इतनी है, वहाँ का कुल उत्पादन हमारे से ज्यादा है, तो जब हम ये तुलना किस आधार पर करते हैं, गिनती के आधार पर ही करते हैं, तो फिर कैसे होती है वो गिनती। तो देखो उसको देखते हैं वो गिनती कैसे होती है। हम ऐसी गिनती तो कर नहीं सकते, तो क्या किया जाता है कि अर्थशास्त्रियों ने बताया कि भाई हम गिनती नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे कि एक देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी जो अंतिम वस्तुएं और सेवाएं हैं उनके मूल्य का जोड़ कर लिया जाता है, मूल्य का जोड़। अब हम ये तो नहीं देख सकते कि भाई कितने गेहूं हुआ, कितना इस साल चावल हुआ और कितनी दूसरी फसलें हुई, ऐसे ही ना ये देख सकते कि भाई जो कितनी अनगिनत वस्तुएं हैं कितनी कितनी वो वस्तुएं हुई। लेकिन हम ये पता लगा सकते हैं कि भाई इस साल मंडियों में कितना अनाज आया, सारे अनाज का रिकॉर्ड होता है। ठीक ऐसे ही हर एक कंपनी के पास ये रिकॉर्ड होता है कि भाई इस साल उसने कितने का उत्पादन कर दिया और कितनी उसकी लागत आई। हर एक कंपनी के पास या हर क्षेत्र प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक प्रत्येक क्षेत्र के पास ये होता है कि भाई उसने इस साल कितने का उत्पादन किया। ठीक है, उसको हानि हुई या लाभ हुआ, तो हम क्या करेंगे कि भाई जितना भी उस उत्पादन हुआ उसकी बाजार में जो कीमत है उस कीमत से मूल्य यानी कि कीमत, जितना उसका माल उसने उत्पादन किया उस माल की बाजार में कीमत कितनी है उससे गुणा करके उसको जोड़ लिया जाता है। भाई पूरे देश के अंदर सभी मंडियों में कितना अनाज आया, हर एक कंपनी ने इस साल कितने का कारोबार किया, तो उनका जो भी मूल्य बनेगा, जो भी कीमत बनेगी उसको जोड़ दिया जाता है। तो उसको जोड़कर हम क्या निकालते हैं, कुल उत्पाद। फिर से देखिए ये परिभाषा, एक देश में एक वर्ष में उत्पादित, एक देश के अंदर एक साल में जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है उनके मूल्य का जोड़। अब यहाँ पर मैंने एक शब्द और कह दिया, अंतिम वस्तुएं और सेवाएं। इसकी हमें सावधानी भी रखनी है कि जब हम ये गणना करते हैं कुल उत्पाद की, तो ये सावधानी रखनी है हमें कि केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को ही शामिल करना है, ना कि सभी को। तो अब अंतिम वस्तुएं और सेवाएं क्या होती हैं, ये एक नया शब्द आ गया, तो इसे भी मैं एक उदाहरण से आपको समझाना चाहूंगी कि मान लेते हैं गेहूं का उत्पादन ले लेते हैं हम, कि एक किसान के पास ने गेहूं है, वो मान लिया 1 किलो गेहूं 15 रुपए का है, जो भी है हम लगा लेते हैं कि 15 रुपए का गेहूं है। उसने वो गेहूं पिसाई के लिए दिया, पीसने वाले उसको बेचा, तो उसने उसको पीस दिया और पीसने के बाद उसके 5 रुपए और बढ़ गए, वो अब कितने का हो गया, 20 रुपए का हो गया। अब पिसने के बाद आटा बनने के बाद उसने उस आटे को क्या किया, एक जो बिस्किट बनाने वाला है, बेकरी वाला है, उसको बेच दिया। बेकरी वाले ने इससे बिस्किट बनाए और बिस्किट बनाकर मान लिया 100 रुपए के बिस्किट बना दिए उसने। तो देखो ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया है, मैंने बताया है कि पहले क्या थे, 15 रुपए के गेहूं थे। ठीक है, 15 रुपए के गेहूं को पीसा गया, पीस कर वो 20 रुपए का आटा बन गया। आटे को बेकरी वाले को दे दिया गया और उस आटे से 100 रुपए के बिस्किट बना दिए गए। ठीक है, तो अगर हम इन सब को जोड़े तो कुल कितने का, भाई पहले 15 को फिर हमने 20 जोड़ा तो हमारे ये हो गए 35 में 100 को और जोड़ा 135 हो गए। लेकिन ध्यान से देखो, ये गेहूं था, ये आटा था, इस आटे के अंदर इस गेहूं का रेट भी था 15 रुपए और इस 100 रुपए के अंदर ये दोनों भी थे। तो गेहूं का यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी 3 बार गिनती हो गई, आटे की यहाँ पर भी हुई, यहाँ पर भी हुई, 2 बार गिनती हो गई। तो ये क्या है, ये अंतिम उत्पाद नहीं है, हमें ये चीजें नहीं गिननी, हमें सिर्फ ये गिननी है 100 रुपए के बिस्किट। इस 100 रुपए के बिस्किट में गेहूं का मूल्य भी है और आटे का मूल्य भी है। इसे ही कहेंगे हम अंतिम वस्तुएं तथा सेवाएं। जो बीच की वस्तुएं हैं उनको हम शामिल नहीं करेंगे। जो बीच की वस्तुएं थी गेहूं और आटा, उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं। ठीक है, तो अंतिम वस्तुएं कौन सी हुई, जो बिल्कुल बनकर तैयार हो गई हैं, अब जिनका हमें सीधा प्रयोग करना है। ठीक है, उनको कहेंगे हम अंतिम वस्तुएं। और जो उससे पहले की जो वस्तुएं थी जैसे गेहूं और आटा, उनको कहेंगे हम मध्यवर्ती वस्तुएं। तो जब हम कुल उत्पाद की गणना करते हैं तो हम उस देश के अंदर पूरे एक साल में जितनी भी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं हैं उनका बाजार में क्या रेट है, उस रेट से, उस मूल्य से गुणा करके जोड़ दिया जाता है। उसे हम क्या कहेंगे, कुल उत्पाद। और इसे हम जीडीपी भी बोलते हैं। जीडीपी की क्या होती है फुल फॉर्म, ग्रॉस, जी से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, हिंदी में हम इसे कहेंगे सकल घरेलू उत्पाद।
आपकी किताब के अंदर ये बहुत छोटा करके लिख रखा है, स के बाद बिंदी लगा दी, घ के बाद बिंदी लगा दी और ऊ के बाद स यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, और इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं, GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो ये होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन की डेफिनेशन, एक देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य का जोड़। तो ये तो हुई GDP की गिनती। इसी से हम तुलना करते हैं कि भाई एक देश की GDP इतनी है, दूसरे की इतनी है, तीसरे की इतनी है। जिस देश की GDP अधिक होगी हम उस देश को बड़ी अर्थव्यवस्था मानते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे अब क्षेत्रों में परिवर्तन। हमने ऊपर क्षेत्र पढ़े अपने, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इन तीनों क्षेत्रों में परिवर्तन भी होता है, ये बदलते भी हैं। कैसे बदलते हैं? अब देखिए, दो तरह के हमारे देश होते हैं, एक अल्प विकसित देश और दूसरा विकसित देश। अल्प विकसित देश कौन से होते हैं? वे देश जिनके अंदर निर्धनता ज्यादा होती है, उनका जीवन स्तर कम होता है, नीचा होता है, लोगों के रहन सहन का तरीका ज्यादा अच्छा नहीं होता, उनकी आय कम होती है, तो इस तरह वहां बेरोजगारी ज्यादा होती है, तो वो देश क्या होते हैं? अल्प विकसित देश। जबकि जो विकसित देश हैं उन देशों की आय भी अधिक होगी, उन देशों का रहने का जीवन स्तर जो है वो भी अच्छा मिलेगा, बढ़िया मिलेगा, और वहां पर रोजगार के भी अधिक अवसर मिलेंगे। तो उन देशों को क्या कहेंगे हम? विकसित देश। इन क्षेत्रों में परिवर्तन कब होता है? जब एक देश अल्प विकसित से विकसित बनता है, तो इन क्षेत्रों में जो हमारे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र हैं, इनमें परिवर्तन होता है। कैसे, ये मैं बताती हूँ कि जो अल्प विकसित देश होता है उनके अंदर हम क्या मानते हैं कि जो पिछड़े हुए अल्प विकसित देश हैं, उन देशों के अंदर अधिकतर लोग प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए होते हैं। यानी कि ज्यादातर लोग जो होते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि कार्यों में लगे हुए होते हैं। जो उनकी GDP होती है, उस GDP का अधिकतर भाग उन्हें यहाँ से प्राप्त होता है, प्राथमिक क्षेत्र से। दूसरे नंबर पर उनको यहाँ से मिलता है और सबसे कम उनको तीसरे क्षेत्र से प्राप्त होता है। तो मैंने क्या बताया है कि अल्प विकसित देशों में आय का या GDP का अधिकतर भाग प्राथमिक क्षेत्रों में ही उनको रोजगार मिला हुआ होता है और आय भी उनको वहीं से मिलती है। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा यहाँ से, दूसरे नंबर पर द्वितीय क्षेत्र से, और सबसे कम या सबसे तीसरे नंबर पर उनको तृतीय क्षेत्र से। जबकि जो विकसित देश होते हैं, जैसे जैसे ये अल्प विकसित देश विकसित होते जाएंगे, ठीक है, अल्प विकसित देश जैसे जैसे विकास करेंगे, बढ़ते जाएंगे और विकसित होते जाएंगे, वैसे वैसे इन क्षेत्रों में चेंज आता जाएगा। जब वो देश विकसित हो जाएंगे तो उनको सबसे ज्यादा यहाँ से मिलेगा GDP, तृतीय क्षेत्र से। ये जो चीज मैंने ऐसे बताई थी ये उलट जाएगी। जब देश विकसित हो जाते हैं तो विकसित देशों को GDP का अधिकांश भाग यहाँ से प्राप्त होएगा, तृतीय क्षेत्र से, सेवाओं से, दूसरे नंबर पर द्वितीय क्षेत्र से, और सबसे कम भाग यहाँ पर लगेगा और सबसे कम रोजगार यहाँ पर होगा और सबसे कम GDP का हिस्सा भी यहाँ से मिलेगा। तो ये क्या हो गया? क्षेत्रों में परिवर्तन। जैसे जैसे देश अल्प विकसित से विकसित की ओर बढ़ा, उनका ये बदल जाएगा। यहाँ से उनको सबसे ज्यादा आय मिलेगी, दूसरे नंबर पर यहाँ से, तीसरे नंबर पर यहाँ से। तो इसे कहेंगे हम क्षेत्रों में परिवर्तन। क्या कारण है क्षेत्रों में परिवर्तन का? इसका कारण है बुनियादी या आधारभूत सेवाएं। हमारे प्रश्न बनते जा रहे हैं यहाँ से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि बुनियादी या आधारभूत सेवाएं किसे कहते हैं? बुनियादी यानी कि नींव है, ये नींव, आधार है, बेस है ये हमारे विकास का। क्या होती है आधारभूत और बुनियादी सेवाएं? ये मैंने जो यहाँ बताई थी, तृतीय क्षेत्र में परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सभी क्या है? हमारी बुनियादी सेवाएं हैं। बुनियाद कैसे है ये कि कोई भी देश, जब उस देश के अंदर परिवहन के साधन ना हो, सड़कें अच्छी ना बने हुई हो, संचार के साधन ना हो, बैंक ना खुले हो, अच्छे स्कूल ना हो, स्कूलों में अच्छी शिक्षा ना मिलती हो, स्वास्थ्य उन लोगों का अच्छा ना हो, तो इन चीजों के बगैर कोई भी देश विकास नहीं कर सकता। तो जैसे जैसे अल्प विकसित से ये देश विकसित होता जाएगा तो ये बुनियादी सेवाएं बढ़ती जाएंगी, और ये बुनियादी सेवाएं बढ़ती जाएंगी तो इस क्षेत्र से, इस सेवा क्षेत्र से ही उनकी आमदनी भी बढ़ती जाएगी। GDP का बड़ा हिस्सा फिर उनको यहाँ से प्राप्त होगा। तो ये क्या है? क्षेत्रों में परिवर्तन। जैसे जैसे एक देश अल्प विकसित से विकसित की ओर बढ़ेगा तो उसका तृतीय क्षेत्र से जो GDP की हिस्सेदारी है वो बढ़ती जाएगी। अब बात करते हैं हम भारत के संदर्भ में। भारत, अपना जो देश भारत है वो कैसा देश है? एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश के अधिकतर लोग खेती के कार्यों में, कृषि के कार्यों में लगे हुए होते हैं, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? कृषि प्रधान देश कहते हैं। अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में अगर मान लिया 100 आदमी हैं
तो उन 100 में से 3/4 यानी कि 100 में से 75 आदमी प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए हैं, खेती के कार्यों में लगे हुए हैं। तो क्या कह रही हूं मैं कि कृषि प्रधान देश होने के नाते 3/4 भाग, 100 में से 75 आदमी खेती कर रहे हैं। अगर काम तो देखो 100 में से 75 लोग यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन अगर बात करें हम आय की, तो वो आय केवल 1/4 ही कमा पा रहे हैं। जीडीपी अगर हमारी मान लिया पूरे देश की 100 आय है, तो 100 में से वो 75 लोग मिलकर सिर्फ 25 रुपए कमा पा रहे हैं, 1/4 कमा पा रहे हैं। और जो तृतीय क्षेत्र, तीसरा जो रह गया हमारा द्वितीय तृतीय, वो वहां पर लगे हुए 25 आदमी 3/4 जो है हमारी इनकम प्राप्त कर रही है। तो क्यों, इसका क्या कारण है? भारत कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश होने के कारण अधिकतर लोग इस क्षेत्र में लगे हुए हैं, फिर भी वो आय का सिर्फ 1/4 भाग कमा पा रहे हैं। कारण क्या है इसका? इसका कारण है कि हमारी कृषि के अंदर अल्प बेरोजगारी, छिपी, अदृश्य, खुली बेरोजगारी पाई जाती है। तो देखिए यहाँ से प्रश्न और बनता है हमारा कि ये विभिन्न तरह की बेरोजगारियां कौन सी हैं। तो अल्प बेरोजगारी, छिपी, अदृश्य बेरोजगारी क्या होती है कि मैं इसको भी उदाहरण देकर समझाती हूँ आपको कि मान लिया एक परिवार में 10 मेंबर हैं, नौकरी नहीं मिली उनको, तो सारे के सारे क्या करेंगे? खेत में काम करेंगे, सब वहीं पर काम कर रहे हैं। और आप सबको पता है कि खेतों के अंदर जो काम है वो पूरे साल का काम नहीं होता, कुछ समय के लिए जब बुआई का टाइम होता है या कटाई का टाइम होता है, केवल तभी काम होता है। तो बाकी के टाइम में वो क्या है? बेरोजगार हैं। तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? अल्प बेरोजगारी। अल्प बेरोजगारी किसे कहते हैं कि साल के कुछ महीने तो उनके पास काम होता है और बाकी के महीने वो क्या होते हैं? बेकार होते हैं। इसे हम अल्प बेरोजगारी कहेंगे। छिपी अदृश्य बेरोजगारी क्या होती है कि भाई हमें दिख तो ऐसा रहा है कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं बताऊं, मैंने बताया कि भाई 10 आदमी हैं, 10 के 10 खेत में काम कर रहे हैं। अब मान लिया उनमें से किसी एक को या दो को कोई रोजगार मिल गया, नौकरी मिल गई, वो छोड़ के चले जाते हैं, तो बाकी के रह गए 8 आदमी। वो 8 आदमी भी उतनी ही खेती कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। जब 10 थे तब भी वही काम हो रहा था, अब 8 है तब भी हो रहा है। तो क्या वो 2 आदमी कोई उत्पादन का कार्य नहीं कर रहे थे? तो इसे क्या कहते हैं हम? अदृश्य बेरोजगारी, कि भाई वो उत्पादन में कोई बढ़ोतरी नहीं कर रहे थे, क्योंकि 8 भी तो वही काम कर रहे हैं। तो खेती के अंदर, कृषि के अंदर अल्प बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। अब बात करते हैं हम खेती के लिए, कृषि करने के लिए क्या चाहिए? हमें बीज भी खरीदने होते हैं, उर्वरक खरीदने होते हैं, कीटनाशक दवाइयां खरीदनी होती हैं, खेती के जो उपकरण हैं हमारे। ये हमारा अगला प्रश्न बनता है, कृषि साख किसे कहते हैं? तो कृषि साख क्या होती है कि खेती के कार्यों के लिए जो बीजों को, उर्वरकों को, कीटनाशक दवाइयों को या भी ट्रैक्टर, ट्यूबवेल वगैरह खरीदने के लिए क्या चाहिए? हमें धन चाहिए। तो खेती के कार्यों के लिए जो धन चाहिए उसे क्या कहेंगे हम? कृषि साख कहते हैं। ठीक है। और ये कृषि साख कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, औपचारिक और अनौपचारिक। तो देखो, आप सब हमारे गांव से जो संबंध रखने वाले बच्चे, तो कृषि साख क्या हुई कि खेती बाड़ी करने के लिए, बीज खरीदने के लिए, उर्वरक खरीदने के लिए, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल खरीदने के लिए जो धन चाहिए उसे क्या कहेंगे हम? कृषि साख। अब ये कृषि साख 2 प्रकार की होती है, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। तो पहले हम अनौपचारिक को करते हैं। अनौपचारिक कृषि साख क्या होती है कि हम अपने गांव से, अपने आप से उदाहरण लेते हैं कि जब भी हमें पैसे की जरूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं? अधिकतर हम किसी अपनी रिश्तेदार से पूछते हैं, किसी पड़ोसी से पूछते हैं, गांव में कोई साहूकार है, बनिया है, उससे पूछते हैं। तो उसे क्या कहते हैं हम? अनौपचारिक कृषि साख कहते हैं। तो अनौपचारिक कृषि साख क्या हुई? जिसमें हमें पैसे जल्दी तो मिल जाएंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे? किसी पड़ोसी के पास, रिश्तेदार के पास जाएंगे तो वो पैसे तो हमें दे देगा, जल्दी ही दे देगा, क्योंकि उसने कोई ज्यादा कागजी कार्रवाई तो करवानी नहीं है। तो पैसे जल्दी मिल जाएंगे। लेकिन क्या होगा कि इसके अंदर जो ब्याज की रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, वो बहुत ये ऊंची लगाता है। तो अनौपचारिक कृषि साख कौन से हुए हमारे? कि जब हम किसी रिश्तेदार से, किसी पड़ोसी से या गांव के बनिया या साहूकार से जब हम कृषि के लिए पैसे उधार लेते हैं तो हम उसे अनौपचारिक कृषि साख कहते हैं। दूसरा कौन सा है हमारा? औपचारिक कृषि साख। औपचारिक के अंदर क्या आएंगे हमारे कि जो सरकारी बैंक होते हैं, हमारे कृषि साख संस्थाएं होती हैं, उन्हें कहते हैं हम औपचारिक कृषि साख के साधन। तो बैंकों के थ्रू या साख संस्थाओं के थ्रू जब खेती करने के लिए किसान जब पैसे उधार लेता है तो वो पैसे लेने में उसको समय ज्यादा लग सकता है, क्योंकि भाई उनको कागजी कार्रवाई पूरी करनी पड़ती है। तो इसके लिए उसको समय तो अधिक लगेगा, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज की दर जो है, वो इसके अंदर बहुत ही कम होती है।
तो ये देखो इन दोनों के अंदर हमारा अंतर भी हो गया कि औपचारिक साधन कौन से हुई, बैंकिंग और कृषि साख संस्थाएं, और अनौपचारिक गांव का बनिया, रिश्तेदार या कोई संबंधी हमारा। यहाँ ब्याज की दर क्या होती है, कम होती है, थोड़ी होती है, जबकि अनौपचारिक में ब्याज की दर अधिक होती है। तो ये दोनों के अंदर अंतर हो गया और दोनों हमारे कृषि साख के साधन हो गए। अब क्या है कि भाई किसानों के लिए कृषि साख उपलब्ध करवाने के लिए या गांव में लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए सरकार समय समय पर नई नई स्कीमें भी करती है। तो उन्हीं स्कीमों में से एक स्कीम है हमारी नरेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसके ऊपर बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि नरेगा के ऊपर एक संक्षिप्त नोट लिखिए, NREGA, नरेगा। बाद में इसे मनरेगा भी कह दिया गया, इस नरेगा के सामने M लगा दिया गया। तो नरेगा की फुल फॉर्म क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। N से नेशनल राष्ट्रीय, R फॉर रूरल ग्रामीण, E से एम्प्लॉयमेंट रोजगार, और G से गारंटी एक्ट अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको नरेगा बोलते हैं। तो ये नरेगा की स्कीम कब चलाई गई सरकार द्वारा, 2005 में। ठीक है, बाद में इस नरेगा का ही नाम मनरेगा कर दिया गया। इस M का मतलब यहाँ महात्मा गांधी और जुड़ गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, तो वो मनरेगा बन गया। तो क्या थी ये स्कीम, 2005 में ये स्कीम शुरू की गई। ये ग्रामीण यानी कि ग्रामीण एरिया से संबंधित थी, रूरल एरिया से संबंधित थी, और रोजगार की गारंटी दे रहा था। ये जो कानून था, ये जो अधिनियम था, ये रोजगार की गारंटी के लिए था और स्पेशली फॉर गांव के लिए था। क्या था इसके अंदर कि गांव के अंदर जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें सरकार की तरफ से 100 दिन का काम मुहैया करवाया जाएगा। 100 दिन, साल में 365 दिन होते हैं, 365 में से 100 दिन उनको रोजगार दिलवाया जाएगा। अगर सरकार उनको 100 दिन का काम देने में कामयाब नहीं हुई तो उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, ये था हमारा नरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो कि 2005 में शुरू हुआ। बाद में इसका नाम महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। और इस अधिनियम के अंतर्गत क्या था कि गांव के अंदर लोगों को 100 दिन का काम देने की गारंटी दी गई। अगर उनको 100 दिन का काम नहीं मिल पाया तो उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर कई सारी बातें थी कि भाई इसके कितने कुछ परसेंट, 33% इसके तहत महिलाओं को काम मिलेगा, और कुछ परसेंट का ये है कि भाई इसके अंदर अनुसूचित और जो अनुसूचित जातियां हैं उनके लोगों को भी शामिल किया जाएगा। तो ये हुआ हमारा नरेगा मनरेगा। इसके बाद पाठ में उदाहरण के दिया गया है एक कांता नामक औरत और एक कमल नामक आदमी। ये 2 आदमी बताए हैं पाठ के अंदर, और उनका एग्जाम्पल दिया गया है कि जो कांता है वो एक सरकारी दफ्तर में काम करती है। कहाँ काम करती है, सरकारी दफ्तर में। तो सरकारी दफ्तर में, और ये जो कमल है ये किसी फैक्ट्री में काम करता है। ठीक है, तो क्या है कि जो कांता सरकारी दफ्तर में है तो उसका रोजगार कैसा है, उसका रोजगार नियमित है। उसको ये नहीं कि भाई आज तू काम कर रही है और कल हम ये कह दे कि तेरे को काम पे नहीं आना। तो इसका रोजगार कैसा है, नियमित रोजगार है, क्योंकि ये सरकारी दफ्तर में काम करती है तो सरकार के द्वारा क्या है, ये पंजीकृत है। और जितने भी सरकार के नियम हैं उन सभी नियमों का इस दफ्तर के अंदर पालन किया जाता है। तो सरकारी नियमों के अनुसार वो काम करती है, उसके रोजगार की पूरी सुरक्षा है। ये नहीं कि भाई आज कोई मिस हैपनिंग हो गई या भाई कोई भी ऐसी आपदा आ गई तो भाई उसका रोजगार खत्म हो जाएगा, नहीं, उसके रोजगार की सुरक्षा है, सिक्योरिटी है, वो उसके काम से उसको नहीं हटाया जा सकता। और जब भी वो छुट्टी लेती है तो उन छुट्टियों का भी उसको वेतन मिलता है। अगर उसकी कहीं कोई दुर्घटना हो जाए तो दुर्घटना के बाद उसको बीमा मिलेगा, उसको डॉक्टरी चिकित्सीय सुविधाएं मिलेंगी। तो ये सारी जो मैंने पॉइंट बताए हैं ये क्या है कि कांता क्या है, एक संगठित क्षेत्र में काम कर रही है। ठीक है, तो इसीलिए उसको ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं। जबकि कमल जो कि एक असंगठित क्षेत्र के अंदर काम कर रहा है तो उसे इनमें से कोई भी सुविधा नहीं मिल रही, उसका रोजगार नियमित नहीं है। उसको हम ये कहा जा सकता है कि भाई कल तेरे को काम पे नहीं आना, तो रोजगार खत्म उसका। ना ही वो किसी सरकारी पंजीकृत है, कोई सरकारी नियम नहीं है, उसको 10 घंटे 20 घंटे दिन में रात में क्या पता जितना मर्जी चाहे उतने टाइम उससे काम लिया जाता है। उसके रोजगार की कोई सुरक्षा नहीं है, उसको कभी भी हटाया जा सकता है। जब भी वो छुट्टी लेता है तो उसका वेतन काटा जाता है। अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो उसके लिए
उसका कोई बीमा नहीं है। तो ये क्या हुआ, संगठित और असंगठित क्षेत्र के अंदर अंतर। ठीक है, संगठित क्षेत्र में ये सारे विशेषताएं होती हैं और असंगठित क्षेत्र में ये नहीं होती। इसके अलावा जो हमारे क्षेत्र हैं, स्वामित्व के आधार पर, मालिकाना हक के आधार पर भी हम इन्हें दो भागों में बांट सकते हैं। और मालिकाना हक के आधार पर कौन से दो भाग हैं, वो है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। ठीक है, सार्वजनिक सरकारी क्षेत्र होता है जिसमें लोगों के कल्याण के लिए काम किया जाता है, जबकि जो निजी क्षेत्र है उसके अंदर जो फैक्ट्री के मालिक होते हैं वो निजी व्यक्ति होते हैं और उनका उद्देश्य लोगों का भला करना या कल्याण करना नहीं, बल्कि क्या होता है, लाभ कमाना, अधिक से अधिक लाभ कमाना। तो जो हमारे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं उनको उनके मालिकाना हक के आधार पर भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। दो भाग हमने यहाँ पढ़े, संगठित और असंगठित। इसके अलावा मालिकाना हक के आधार पर दो और भागों में बांट सकते हैं, उन्हें कहते हैं हम सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र सरकारी क्षेत्र होता है और निजी क्षेत्र में मालिकाना हक निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है। तो मैंने कोशिश की है कि पाठ के हर एक प्रश्न को मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है और सभी प्रश्नों को मैंने किया है। अब हमने जितना भी पढ़ा है उसी के बेस पर मैंने कुछ प्रश्न बताए हैं और उन प्रश्नों को मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो प्रश्न क्या है, ये प्रश्न आपको नोटबुक के अंदर लिखने हैं। जो मैंने बोला है उसको सुनकर लिखने हैं। पहला प्रश्न क्या बनता है हमारा कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र किसे कहते हैं। सबसे पहले बताया था मैंने प्राथमिक क्षेत्र क्या है, द्वितीयक क्या है, तृतीयक क्या है, तीन दो के दूसरे नाम बताए थे, उदाहरण भी बताए थे। दूसरा प्रश्न, सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी किसे कहते हैं। बिल्कुल मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी थी, आप वीडियो को सुनेंगे और वहां से लिखेंगे, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इसके बाद तीसरा प्रश्न, मध्यवर्ती और अंतिम वस्तुएं। अंतिम वस्तुएं कौन सी हैं, जो बिल्कुल प्रयोग करने के लिए तैयार हैं, और मध्यवर्ती वस्तुएं यानी कि जिनको हम सीधे प्रयोग नहीं कर सकते। मैंने उदाहरण दिया था गेहूं का, आटे का, बिस्किट का, वहीं से ये प्रश्न है। ठीक है, तीसरा है विकसित और अल्प विकसित देशों में क्या अंतर है। तो विकसित देशों के अंदर मैंने बताया था आय अधिक ऊंची होती है, लोगों का रहन सहन बहुत बढ़िया होता है और उनकी जीवन स्तर बहुत ही बढ़िया होता है, जबकि अल्प विकसित देशों में इन सभी चीजों की कमी होती है। दूसरा, बुनियादी आधारभूत सेवाएं किसे कहते हैं। ये भी मैंने बताया था, बैंकिंग की सेवा, सड़क की, परिवहन की, शिक्षा, स्वास्थ्य की, ये बुनियादी सेवाएं हैं क्योंकि देश का सारा विकास इनके ऊपर टिका हुआ है, इसीलिए हम इसे आधारभूत सेवाएं कहते हैं। इसके बाद कृषि शाख बताया, खेती बाड़ी के लिए जो धन की आवश्यकता पड़ती है, उर्वरकों के लिए, कीटनाशकों के लिए, इसके प्रकार बताए, औपचारिक और अनौपचारिक। फिर मैंने नरेगा के बारे में बताया, संक्षिप्त नोट, संगठित, असंगठित क्षेत्र और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। तो इस पाठ के अंदर जितने प्रश्न बनते थे वो सभी प्रश्न हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए हैं। इस वीडियो को देखकर आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और समझने हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।